फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाई केशव सर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 फिजिक्स के प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, पहला हमारा पद होता है ध्रुव, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अच्छा, पी यानी कि दर्पण के ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, तो दर्पण के ध्रुव को हम पी से सूचित करते हैं। उसके बाद है आपका अगला हमारा कि वक्रता केंद्र, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र या दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, तो वक्रता केंद्र को हम सूचित करते हैं सी से। किससे सूचित करते हैं? सी से। उसके बाद आपका अगला है हमारा वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं, तो इसको हम सूचित करते हैं आर से। कैपिटल आर से दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम सूचित करते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है दर्पण का द्वारक। क्या है? दर्पण का द्वारक। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एपर्चर ऑफ मिरर। कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में एक बार समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे चित्र में दिखा रहा है कि इसके और इसके जो बीच की जो दूरी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा, जो सी होता है उसका क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और M1 और M2 जो होगा वो क्या होगा हमारा, तो दर्पण का द्वारक होगा। जो P क्या है वो हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव है। क्या है? दर्पण का ध्रुव है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी कि जो दर्पण का ध्रुव P होता है और जो वक्रता केंद्र होता है C, उन दोनों को जो रेखा क्या करती है, मिलाती है, उस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद अपना अगला है फोकस। क्या है? फोकस। तो कह रहा है कि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। यानी कि जो आपतित किरण होती है वो दर्पण से जब परावर्तित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसको हम किससे सूचित करते हैं, तो इसको हम कैपिटल F से सूचित करते हैं। स्मॉल f से हम फोकस दूरी को सूचित करते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। अगला हमारा पॉइंट क्या है, फोकस दूरी। कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण का जो ध्रुव होता है P और जो उसका मुख्य फोकस होता है क्या, कैपिटल F, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं, तो स्मॉल f से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल f से। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है क्या, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या क्या होता है, तो होता है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात क्या हो जाएगा, स्मॉल f बराबर r/2, जहाँ पर r क्या होगा हमारा वक्रता त्रिज्या होगा, स्मॉल f क्या होगा हमारा फोकस दूरी, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग कौन कौन से है, तो पहला है हमारा कि हजामती दर्पण के रूप में, यानी कि जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है वो हजामती दर्पण, यानी कि सैलून में जो बाल काटने वाले नाई होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारा रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि की जांच के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। अगला है हमारा टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के अग्र दीपों में, यानी कि जो गाड़ी होता है उसके अग्र, जो गाड़ी में जो बल्ब होता है तो बल्ब के आगे जो शीशा लगा होता है या जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। उसके बाद हमारा कि उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण के कौन कौन से उपयोग है, तो इसका पहला उपयोग है क्या,
तब मोटर कार, बस, ट्रक, बाइक इत्यादि में साइड मिरर के रूप में, यानी कि जितने भी गाड़ी होते हैं उसमें पीछे की तस्वीरों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अगला है आपका कि सड़क और गली में स्ट्रीट लाइट में, यानी कि जो शहरों में सड़क और गलियों पे जो लाइट लगा होता है उस लाइट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा चिन्ह परिपाटी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी देखिए क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग आपको याद रखना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी बहुत ही कारगर होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। करें कि जो हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा ध्रुव, क्या होता है वक्रता जो केंद्र होता है, ये क्या होता है हमारा वक्रता केंद्र होता है। जो दर्पण का केंद्र होता है तो केंद्र से देखिए मूल बिंदु इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु हमारा क्या है ओ है। तो मूल बिंदु से ऊपर के तरफ की जो दूरियां होती है, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो दूरी होती है तथा मूल बिंदु से दाईं ओर की जो दूरियां जो होती है, इन दोनों दूरियों को हम किस में लेते हैं तो धनात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं धनात्मक। और मूल बिंदु से नीचे की ओर तथा मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरी होती है वो क्या होता है हमारा, तो हमारा ऋणात्मक होता है। क्या होता है ऋणात्मक होता है। देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है, तो ये हमारा है उत्तल दर्पण और ये हमारा क्या है अवतल दर्पण। तो जो मूल बिंदु होगा वो मूल बिंदु से ऊपर की ओर तथा मूल बिंदु से दाईं ओर की जो दूरी होगी वो क्या होगी धनात्मक होगी। और मूल बिंदु से बाईं तरफ तथा मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो दूरी होगी वो क्या होगी हमारा ऋणात्मक होगा। क्या होगा ऋणात्मक होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि ध्रुव को मूल बिंदु मानकर, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। जो दर्पण का ध्रुव होता है या जो उसका मूल बिंदु होता है उसको क्या करता है, उसी को मान करके उसी को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक तथा ऊपर लंबवत सभी दूरी धनात्मक होती है। यानी कि यहाँ से जो ऊपर की दूरी होगी वो धनात्मक होगी और इसके यहाँ से जो नीचे होगी वो क्या होगी ऋणात्मक होगी। और उसके बाद कह रहा है कि आपतित प्रकाश की दिशा में, यानी कि जो प्रकाश जिस दिशा से आता है उस दिशा की जो दूरियां मापी जाती है वो क्या होती है धनात्मक होती है तथा इसके विपरीत ओर की जो दूरी होती है वो क्या होता है हमारा ऋणात्मक होता है। क्या होता है ऋणात्मक होता है। अब हम पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। क्या बोलते हैं आवर्धन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन। कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है तथा जो वस्तु की ऊंचाई होती है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल एम से सूचित करते हैं। यानी कि आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अच्छा उस कंडीशन में जब मान लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई न दिया हो तथा वस्तु की ऊंचाई न दिया हो तो उस स्थिति में हम आवर्धन को कैसे ज्ञात करेंगे। तो उस स्थिति में जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के पदों में क्या करते हैं उसको हम ज्ञात करते हैं। जिसे जब ऊंचाई दिया होगा तो m बराबर होगा h2 बटा h1, जहाँ h1 क्या होगा h2 क्या होगा हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा h1 क्या होगा वस्तु की ऊंचाई। लेकिन अगर प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई न दिया हो तो उस स्थिति में जो हमारा आवर्धन होगा वो क्या होगा कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी का जो अनुपात होगा। देखिए जो दर्पण में आवर्धन होता है वो किस में होता है तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है ऋणात्मक होता है। लेकिन यही जो आवर्धन होता है लेंस में क्या होता है तो लेंस में हमारा धनात्मक होता है। देखिए हम नोट में आगे चर्चा करेंगे। कह रहा है कि यदि m का मान धनात्मक हो, यानी कि जब आवर्धन धनात्मक आता है तो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा आभासी होगा। प्रतिबिंब हमारा क्या होगा आभासी होगा। और यदि m का मान यानी कि यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है वास्तविक बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा। जैसे ये विभिन्न सूत्र, देखिए ये जो सूत्र है वो आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करें f बराबर r/2 क्या है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है। मान लीजिए किसी दर्पण का फोकस दूरी दिया हो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। फिर अगर दर्पण सूत्र क्या होता है इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दर्पण सूत्र जो होता है कि 1/v + 1/u = होता है 1/f, जहाँ भी क्या होगा तो भी होगा हमारा प्रतिबिंब दूरी, u क्या होगा वस्तु दूरी और f क्या होगा स्मॉल f फोकस दूरी। बस हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन वो समाप्त हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।